नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारतेंदु युग की बात करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इसी नई चेतना और आधुनिकता से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त हुआ, लेकिन हमें यह भी जान लेना चाहिए कि वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ। इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था। अंग्रेजों का वर्चस्व भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध से बढ़ गया। उन्होंने भारत के उद्योग को नष्ट कर दिया, जमीन को अपने कब्जे में करके किसानों पर लगान का बोझ बहुत बढ़ा दिया। माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था कायम की। जहां जहां श्रम अधिकार नहीं कर सके, वहां देसी राजाओं से समझौता किया और उनके द्वारा किए जाने वाले शोषण का समर्थन किया। अपनी लुटेरी व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। इसका परिणाम 1857 का सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह बहुत ठीक ही कहा जाता है। यह सेना के अफसरों का विद्रोह नहीं था, सामंतों का विद्रोह नहीं था। इसमें किसानों ने हिस्सा लिया था। गैर सैनिक किसानों ने भी इसमें लड़ाई लड़ी थी। इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह से समझा था। बहादुर शाह के नाम से जो इश्तिहार विद्रोहियों के द्वारा जारी किया गया था, उसमें जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी नौकरों, कारीगरों आदि की स्थिति अलग अलग बयान की गई है। इसमें व्यापारियों से कहा गया कि अंग्रेजों ने नील, कपड़ा और जहाजों में भेजी जाने वाली अन्य वस्तुओं के व्यापार पर इजारा कायम किया है। केवल मामूली चीजों का व्यापार यहाँ के लोगों के हाथ में रहने दिया है। लेकिन इसमें भी मुनाफा कमाने की बहुत सी तरकीबें निकाल ली गई हैं। चुंगी वगैरह के जरिए व्यापारियों पर वे भारी टैक्स लगाते हैं। भारतेंदु और उनके मंडल के लेखकों पर इन स्थितियों का प्रभाव पड़ा। भारतेंदु को नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, अलंकार आदि ने कम आकृष्ट किया। वे देश की दशा पर द्रवित हुए, इसलिए उनके साहित्य में नई विषय वस्तु जुड़ गई और ये नई विषय वस्तु थी देश प्रेम, जो देश के यथार्थ बोध पर आधारित है। इसमें भाषा, समाज सुधार, पाखंड उद्घाटन बहुत कुछ है, लेकिन इसकी मुख्य विषय वस्तु आर्थिक है। वे आर्थिक विषमता का वर्णन जिस स्वर से करते हैं वह सिपाही विद्रोहियों के नेताओं के स्वर से बहुत मिलता जुलता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। इसका पहला प्रमाण यह है कि इस साहित्य में किसानों को लक्ष्य करके उन्हें संगठित और आंदोलित करने की दृष्टि से जितना गद्य पद्य लिखा गया है, उतना दूसरी भाषाओं में नहीं लिखा गया है। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि सभी विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। उनका व्यक्तित्व आंदोलनकारी था। वे सच्चे अर्थ में करुणावान थे। वे व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थी, इसलिए वे नई चेतना के प्रतिनिधि या प्रतीक साहित्यकार बन सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग प्रवर्तक भी हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो गया था, पर हिंदी उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटियों से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान करवाया, दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के सामने खड़ा कर दिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु की जनवादिता को ध्यान में रखते हुए लिखा है कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य। भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, बल्कि वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा आदि के वे समर्थक थे। 19वीं सदी में आगे पीछे पूरे देश में नवजागरण की लहर तोड़ जाती है। इस नवजागरण पर देसी परिस्थितियों और यूरोप से संपर्क दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पर मुख्यतः अंग्रेजों के शोषण, 1857 के सिपाही विद्रोह और राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस आदि का प्रभाव दिखाई देता है। भारतेंदु इस नवजागरण के अग्रदूत थे। उनके समान धर्मा साहित्यकारों की रचनाओं से हिंदी साहित्य में आधुनिकता का परिवर्तन हुआ। इस आधुनिकता के मुख्य 3 लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, वह यथार्थ बोध पर आधारित है। साहित्य काव्य रूढ़ियों, कवि शिक्षा या किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करने लगा। दूसरा,
यथार्थ बोध का वास्तविक अर्थ यथार्थ की विषमता का बोध होता है। इसलिए इस युग के साहित्यकारों ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि विषमताओं और विरूपताओं का उद्घाटन किया है। तीसरा, विषमता बोध से उत्पन्न संवेदना में पीड़ा या छटपटाहट भी होती थी। रचनाकार अपने साहित्य से इस विषमता को पाटने का उद्देश्य व्यंजित करने लगा। इसलिए आधुनिक साहित्य रसमग्न करने के स्थान पर आनंद के साथ कर्म की प्रेरणा भी देने लगा। साहित्य सामाजिक चेतना और उत्तरदायित्व से युक्त हो गया। रीतिवादी साहित्य से आधुनिक साहित्य की यही विशेषता थी जिसका परिवर्तन भारतेंदु ने किया। सामाजिक उत्तरदायित्व से युक्त होने पर साहित्य की विषय वस्तु का विस्तार हुआ। ऐसी अनेक स्थितियां, दृश्य, घटनाएं साहित्य की वस्तु परिनिधि में आ गई जो पहले साहित्य से बहिष्कृत थी। वस्तुतः रचनागत नवीनता इसी बात में निहित होती है कि जहाँ पहले रचना दृष्टि नहीं जाती वहाँ जाने लगी। वस्तु का विस्तार होने से वस्तुगत संवेदना की नवीनता से विधाओं पर असर पड़ता है। भारतेंदु युग में अनेक नई विधाओं का भी जन्म हुआ। इनमें से अधिकांश गद्य की विधाएं थी। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक विषयों पर विचारों का प्रसार हुआ। संपादकीय और निबंध हिंदी साहित्य में नई वस्तु थे। आइए अब बात करते हैं भारतेंदु युग के निबंधों की। इस काल में पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। इसका उल्लेख हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। हिंदी निबंध और इन पत्र पत्रिकाओं का उद्भव आपस में जुड़ा हुआ है। इस युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पत्रकार भी थे। वे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए अपने विचारों का प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। वे अनेक विषयों पर अपने विचार निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। भारतेंदु युग के साहित्यकारों के विषय में यह जानना भी आवश्यक है कि वे अत्यंत जीवंत व्यक्तित्व वाले थे। व्यक्तित्व की छाप सबसे अधिक निबंधों में उभरती है। उन निबंधों में इन साहित्यकारों के जीवंत व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती है। उनके व्यक्तित्व की अनौपचारिकता, मस्ती इन निबंधों में व्यंग्य, विनोद, हास, परिहास और एक प्रकार की स्वच्छंदता में दिखाई देती है। हिंदी के इन प्रारंभिक निबंधों का रूप थोड़ा अनगढ़ है। वे ललित, विचारपरक, अनौपचारिक और व्यंग्य विनोदपूर्ण हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें गद्य प्रबंध कहा है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि शुक्ल ने गद्य प्रबंध किसको कहा है, और इसका जवाब है कि हिंदी के आरंभिक निबंधों को शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। भारतेंदु युगीन साहित्यकार प्रताप नारायण मिश्र की भाषा गंभीर विषयों पर लिखते समय भी चुलबुली और पूर्वी प्रयोगों से युक्त होती थी। उन्होंने अनेक निबंध लिखे। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं भों, बात, मनोयोग, समझदार की मौत। इसी समय के एक और निबंधकार हैं राधाचरण गोस्वामी। उन्होंने यमलोक की यात्रा प्रसिद्ध निबंध लिखा। स्वयं भारतेंदु ने सौरग की विचार सभा निबंध लिखा जो इस समय में प्रसिद्ध हुआ। भारतेंदु ने नाटक पर भी निबंध लिखा। उसे विचार परक निबंध और साहित्य लोचन दोनों विधाओं में रख सकते हैं। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब भारतेंदु द्वारा लिखा गया निबंध जिसका शीर्षक है नाटक। भारतेंदु युगीन एक और साहित्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। उन्होंने भी छोटे छोटे अनेक निबंध लिखे जिनमें प्रसिद्ध हैं आँख, कान, नाक। इन सब निबंधों में उन्होंने मुहावरों की छटा दिखलाई है। वे अंग्रेजी फारसी शब्दों का प्रयोग अपने निबंधों में धड़ल्ले के साथ करते हैं। अब बात करते हैं भारतेंदु युगीन नाटक विधा। रचनात्मक विधाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक का पुनर्प्रचलन था। इसका संबंध यथार्थ के विषमता बोध से है। इसी बोध के कारण भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण नाटकीय रचनाएं व्यंग्यपूर्ण भी थी। व्यंग्य सामाजिक विरूपता, कथनी करनी और सिद्धांत और व्यवहार के अंतर को स्पष्ट करने का प्रभावशाली साधन होता है। व्यंग्य भंडाफोड़ का उद्घाटन के माध्यम से वस्तु स्थिति को उचित रूप में प्रस्तुत करता है। यह नई सामाजिक चेतना का द्वार था कि गद्य रचना के अंतर्गत भारतेंदु का ध्यान पहले नाटकों की ओर गया। भारतेंदु ने काफी संख्या में मौलिक नाटक लिखे और बांग्ला और संस्कृत के नाटकों का भी हिंदी में अनुवाद किया। उनके द्वारा लिखे गए नाटकों में चंद्रावली, भारत दुर्दशा, विषय औषधम आदि प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु की चंद्रावली नाटक में प्रेम के महत्व को दिखाया गया है। भारत दुर्दशा में देश की दशा का चित्रण किया गया है। विषय औषधम में देसी रियासतों के कुचक्रों के जीवन की झांकी है। अंधेर नगरी भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यंग्य नाटक है जो सत्ता की विवेकहीनता का रूप पाठकों के सामने लाता है। भारतेंदु युगीन साहित्यकार श्रीनिवास ने रणधीर प्रेम मोहिनी, ताप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर आदि नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र ने कली कौतुक रूपक
और भारत दुर्दशा नामक नाटक लिखे। प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया नाटक भारत दुर्दशा प्रतीकात्मक है, जिसमें भारत, कलयुग, आलस्य आदि पात्र हैं। श्री राधाचरण गोस्वामी ने प्रहसन लिखे, जिसमें है बूढ़े मुंह मुहासे और तन मन धन। अगले वीडियो में हम भारतेंदु युग की अन्य विधाओं की बात करेंगे और इसके साथ ही रचनाओं और रचनाकारों की भी बात करेंगे। आप इस सीरीज के साथ बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।